जब सूरज उगता है तो अंजीर का पेड़ भी जाग जाता है और यहां एक नई जिंदगी की कहानी शुरू होने वाली है। एक छोटा सा खोल अंजीर के पत्तों के बीच छिपा लटक रहा है। सूरज की किरणें छन छन कर आ रही हैं और ये खोल खुल गया है। शुरू हुई है एक तितली की जिंदगी। इसके पंख गीले और मुड़े हुए हैं। इसके रंग भी फीके से हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद जंगल का ये सबसे चटकीला नगीना सामने आ गया है। ये है एक नर ब्लू मॉर्फो तितली। 20 सेंटीमीटर लंबे इसके पंखों पर ये जो नीले इंद्रधनुषी निशान हैं, इनका एक खास मकसद है, किसी नर को दीवाना बनाना। पर अभी तो शांत रहना है। पंखों को सूखने में 1 घंटा तो लगेगा, तब तक ये उड़ नहीं सकती। और चटकीला नीला रंग नियॉन बोर्ड की तरह काम करता है। इससे खींचा चला आया है अंजीर के पेड़ पर रहने वाला एक हमलावर। ये है एक बुलेट एंट। ये भले ही 2.5 सेंटीमीटर का है, पर अपने ताकतवर जबड़ों से ये नन्ही तितली की जान ले सकता है। जान बचानी है तो उड़ जाओ। अब जरा यहां देखिए, अंजीर के इस पेड़ के नीचे यह है एक विचित्र जीव टमैंडुआ, जो नाश्ते की तलाश में है। इसका नाश्ता है चींटियां। चींटियों को हम बहुत मामूली जीव समझते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये वर्षावन के सबसे कामयाब जीवों में से एक हैं? अमेज़न पर जमीन पर रहने वाले जीवों का कुल 30% हिस्सा तो इनका ही है। एक पेड़ पर ही आपको इनकी 40 प्रजातियां तक मिल जाएंगी। इस टमैंडुआ को देखिए, कितने मन से ये जुटा हुआ है। जिंदा रहने के लिए इसे रोजाना करीब 9000 चींटियों को खाना पड़ता है। और इन तक पहुंचने के लिए ये जंगल की 3 किलोमीटर तक फैली जमीन में हर जगह मुंह मारता है, तो कभी उलट पुलट कर देता है। ये कड़ी मेहनत करता है। इसके मुड़े हुए पंजे कहीं खुद इसे घायल ना कर दें, इसलिए ये अपने पैरों के सिरों पर चलता है। इसकी नजरें कमजोर होती हैं, ऐसे में ये सूंघ कर रास्ता पहचानता है। गंध इसे अंजीर के पेड़ तक ले आई है और यहां चींटियों की कतार अपने घोंसले में वापस आ रही है। यहां लंबे पंजे काम आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये बस 1 साल का है और इसने अभी अभी अपनी माँ का घर छोड़ा है। चढ़ने में ये नौसिखिया है। देखिए कैसे फिसल पड़ा।
इसकी पूंछ में पकड़ होती है। ये शाखाओं से लिपट जाती है और इसे सुरक्षा देती है। ये इसका वजन तो नहीं सह सकती, पर सहारा तो देती ही है। पेड़ पर चढ़ना थकानदेह होता है। यहां से खाली हाथ लौटे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये नौसिखिया है, इसलिए मुश्किल में पड़ गया है। चींटियों की कतार इससे खो गई है और ये इतना पस्त है कि आराम करने लगा है। इधर चींटियों को भनक तक नहीं है कि उनके घोंसले पर हमला होने वाला है। मजदूर चींटियां अंजीर के पेड़ पर चढ़ती जा रही हैं। अगर पेड़ एक शहर है तो इसकी भोजन श्रृंखला में ये सबसे नीचे हैं। हर कोई इन पर हमला कर देता है। जैसे ये ग्रीन अनोल लिजर्ड, ये भी भोजन की तलाश में है। ये आम छिपकली पेड़ों पर चढ़ना सीख गई है। इसके पैरों की उंगलियों में गोंद के पैड हैं जो खुरदुरी छाल पर चिपक जाते हैं और नुकीले नाखून इसे फिसलने से बचाते हैं। ये कीट पतंगों की दावत खूब उड़ाती है। सब कुछ ठीक रहा तो ये चींटियों का सफाया कर देगी, पर इसे और बड़ा शिकार मिल गया है। एक विशाल फॉरेस्ट वॉस्प जो चींटियों से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और जाने कैसे इसके रास्ते में आ गया है। छिपकली ने इस विशाल शिकार को दबोच लिया है और अब खुद फंस गई है। यह बस 8 सेंटीमीटर की है और पेड़ पर मौजूद बड़े हमलावर इसे हजम कर सकते हैं, जैसे कि ये पिंक टोड टुरंटुला। ये 13 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी एनोल से दोगुनी बड़ी। ये इसे तुरंत ही हजम कर सकती है। जितनी देर ये वॉस्प को खाने में लगाएगी, उतनी देर इस पर भी हमले का खतरा बना रहेगा। आमतौर पर यह छद्म आवरण यानी आसपास के माहौल में नजर ना आने का सहारा लेती है, पर उसके लिए बिना हिले डुले एक ही जगह पर रुके रहना पड़ता है। अभी तो इसे वॉस्प से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में एनोल ने बचाव का एक अनूठा तरीका आजमाया है। खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपना सिर बड़ा कर लिया है और गले की चटकीले रंग की थैली नजर आने लगी है। इससे इसे अपने शिकार को खाने का वक्त मिल जाएगा। इसी पेड़ पर युवा टमैंडुआ खाने की तलाश में जुटा हुआ है। अचानक उसकी नजर मजदूर चींटियों पर फिर पड़ गई है और इसे समझ आ गया है कि अब दावत उड़ाई जा सकती है। पीछा करता हुआ ये घोंसले तक जा पहुंचा है। अपनी तीसरी उंगली के विशाल नाखून के जरिए इसने घोंसले की मिट्टी को खरोंच लिया है। ये रही लजीज चींटियां। टमैंडुआ को स्ट्रॉ जितने संकरे मुंह का फायदा मिलता है। अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से ये कीड़ों को अंदर खींच लेते हैं।
इसने जल्दी से दावत उड़ा ली है। तब तक फौजी चींटियों को खबर लग गई होगी और इसे पता है कि उनका हमला बड़ा दर्दनाक होता है। इसने यह भी ध्यान रखा है कि घोंसला ज्यादा तबाह ना होने पाए, अगली बार की गुंजाइश बनी रहे। इस तरह टमैंडुआ खाने के अपने स्रोत को कायम रखते हैं। चींटियां जब घोंसला दोबारा तैयार कर लेंगी तो ये यहां फिर लौटेगा। चींटियां उन गिने चुने कीड़ों में से हैं जो अंजीर के पेड़ के कोने कोने तक जाती हैं। पेड़ के शिखर पर भी चली जाती हैं। इन पेड़ों पर रहने वाले जीवों में से 60% जीव ये चींटियां ही हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले ज्यादातर जीव इतनी ऊंचाई पर नहीं जाते, बल्कि वो जंगल की जमीन के अंधेरे और नम हिस्सों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ सड़ता हुआ घास फूस इनके लिए खाना भी है और छिपने का जरिया भी। इनकी दोहरी मौज है। लेकिन जब जगह इतनी शानदार है तो इसमें खतरे भी हैं। कीड़े खाने वाले वो जीव जो जमीन पर रहते हैं यहां मंडराते रहते हैं। ऐसे में बचे रहने के लिए इन कीड़ों को तरह तरह की कलाबाजी करनी पड़ती है। जैसे ये स्टिक इंसेक्ट, चिड़ियों, बंदरों, सरीसृपों, यहां तक कि मकड़ियों को भी इससे खूब प्रोटीन मिलता है। ऐसे में ये पेड़ के हिस्से जैसा नजर आकर जान बचाता है। ज्यादातर हमलावर शिकार को उसके हिलने डुलने पर पहचानते हैं और बिना हिले डुले स्टिक इंसेक्ट पड़ा रहता है, पहचान में नहीं आता। आपको लगेगा पर्यावरण के लिए ये मामूली कीड़े क्या योगदान करते होंगे, पर ये खास तरह के बिना रीढ़ वाले जीव वर्षा वन के लिए बड़े अहम बन जाते हैं। पेड़ों की घनी छत भूमध्य रेखा वाली ज्यादातर धूप को रोक लेती है। जंगल के निचले हिस्सों तक 5% से भी कम धूप पहुंचती है। स्टिक इंसेक्ट इस कमी को पूरा कर देते हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डोमिनेंट लाइट गैप हर्बीवोर्स, क्योंकि ये एक दिन में करीब 20 वर्ग सेंटीमीटर के दायरे में पत्तियों को खा जाते हैं। ये भले ही ज्यादा ना लगे, लेकिन पत्तियां काटने वाले कीड़े मकोड़े और पत्तियां खाने वाले स्तनपाई जैसे टपियर और स्टिक इंसेक्ट बड़ी तादाद में जमीनी हरियाली को सफा चट कर जाते हैं। इस तरह पेड़ों की अगली पीढ़ी तक पर्याप्त धूप पहुंच पाती है। अमेज़न में बीजों को भी इसी तरह से मदद मिलती है। जंगल की जमीन तक बहुत कम रोशनी पहुंचती है। जो रोशनी आती भी है उसमें शॉर्ट वेव वाली अल्ट्रावायलेट और ब्लू किरणें कम होती हैं और लॉन्ग वेव वाली रेड और इंफ्रारेड लाइट ज्यादा होती है। इतने घने जंगल में पौधों की ज्यादातर प्रजातियों ने खुद को कम रोशनी के लिए ढाल लिया है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें जूझना पड़ता है। इनका विकास कम हो पाता है। कई पौधे तो ऐसे हैं जिनमें करीब 10 सालों में ही कोई ठीक ठाक बढ़त हो पाती है। ज्यादा रोशनी मुहैया करवा के स्टिक इंसेक्ट पौधों को ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इस तरह इनका अपना खाना भी ज्यादा तैयार होता है, यानी कुदरत अपना इंतजाम खुद करती है। स्टिक इंसेक्ट की तरह कई कीड़े वातावरण में घुलने मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जबकि अभी अभी पैदा हुई ब्लू मॉर्फो के बदन पर मौजूद इंद्रधनुषी नीला रंग इसका उल्टा करता है। करीब 2 हफ्तों तक ये कोश के अंदर बंद रही और अब इसे भूख लगी है। इसे खाना ढूंढना होगा। अंजीर के पेड़ ने इसके कोश को हिफाजत दी थी और अब वो इसे खाना दे रहा है।
नरम और खराब होते फल तितलियों की कई प्रजातियों की पसंद हैं। ये प्रोबोसिस नामक एक खोखली नली के सहारे भोजन लेती हैं। सड़ते हुए फल का रस चूसती हैं। अगर फल मौजूद ना हो तो तितलियां जमीन के गीले हिस्सों से नमी चूस लेती हैं। पर जंगल की जमीन पर आने का मतलब है हमलावरों की पहुंच में आना। इसलिए ब्लू मॉर्फो अपने चटकीले रंग को छिपा लेती है। पंखों के निचले हिस्से में ये भूरे से मामूली रंग पत्तियों के कचरे में गुम होने में इसकी मदद करते हैं। इस तरह तितली शांति से अपना भोजन कर सकती है। अगर कोई हमलावर इसे ध्यान से देख भी ले तो ब्लू मॉर्फो के पास बचाव का एक चालाकी भरा उपाय भी है। इसके पंखों पर ये खुली आंखों जैसे धब्बे देखिए। ये हमलावर का ध्यान उसके महत्वपूर्ण अंगों से दूर हटा देते हैं। वो बस पंखों पर ये धब्बे ही देख पाते हैं। लेकिन बचाव का सबसे अच्छा उपाय तो भाग जाना ही है। खाना भी हो गया और ये फिलहाल भाग भी निकली। ब्लू मॉर्फो वर्षा वन में जाकर छिप गई है। असल में अभी उसका ध्यान बस एक ही चीज पर रहेगा। ये करीब 4 हफ्ते जीती है और इसमें इसका मकसद होता है मिलन के लिए साथी ढूंढना और नस्ल आगे बढ़ाना। लेकिन ब्लू मॉर्फो जितनी ज्यादा देर उड़ती है उतना इसे खतरा रहता है। वर्षा वन में इसके खूबसूरत पंखों पर तरह तरह के खतरे होते हैं। ये घना जंगल, कांटेदार झाड़ियां, तेज बारिश और हमलावरों से किसी तरह बच निकलना, इन सबसे इसे खासा नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये किसी तरह से मिलन के लिए साथी ढूंढ पाया तो अंजीर के इस पेड़ की लताएं इसका खाना बनेंगी और मॉर्फो के अंडे और लार्वा भी इसी पर पलेंगे। वैसे अंजीर के पेड़ पर तरह तरह के कीड़े पलते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर दिन में सक्रिय रहते हैं। पर एक कीड़ा ऐसा है जो रात को ही सक्रिय होता है। सूरज डूबने के बाद झिंगुर और टिड्डों का रिश्तेदार केटीडिड बाहर निकलता है। यही आउल मंकी के भी बाहर निकलने का समय है। ये वर्षा वन के इकलौते निशाचर बंदर हैं। अंधेरे में देखने के लिए इनकी आंखें बड़ी हो गई हैं। इनकी आंखों में काफी लाइट सेंसिटिव रॉड्स और कुछ कलर सेंसिटिव कोन्स होते हैं। इसलिए अंधेरे में जंगल में होने वाली हर छोटी सी हरकत को ये पहचान लेते हैं। केटीडिड को पता नहीं कि उस पर हमलावर की निगाह है। ये बच गया तो इसकी किस्मत। हालांकि यहां आउल मंकी इकलौता खतरा नहीं है। पास के ब्राजील नट ट्री पर तो कातिलों की एक पूरी टोली मौजूद है। इसकी जड़ों पर एक बहुत खास तरह की मकड़ी रहती है। हालांकि ज्यादातर मकड़ियों को अकेले रहना पसंद है, पर इसे
बिल्कुल नहीं। कितना सही है ना इसका नाम, सोशल स्पाइडर। ये बस 6 मिलीमीटर लंबी होती है और हजारों की तादाद में रहती हैं। मकड़ियों की गिनी चुनी प्रजातियां ही ऐसी हैं जो चींटियों और मधुमक्खियों की तरह टोली बनाकर रहती हैं। ब्राजील नट ट्री की जड़ों के सहारे हर मकड़ी अपना अलग जाल बुनती है और उसे दूसरों के जाल से जोड़ देती है। इस तरह बनता है एक बड़ा सा स्थायी जाला। ये 1 मीटर लंबा है, पर असल में ऐसे जाले 7 गुना तक बड़े हो सकते हैं। हर मकड़ी अपने छोटे हिस्से की देखरेख करती है, लेकिन वो पूरे बड़े नेटवर्क में कहीं भी आ जा सकती है। इस बड़े से विशाल जाल की मरम्मत और देखरेख का काम दिन में किया जाता है। रात का समय तो शिकार का है। जैसे ही कोई बेचारा कीड़ा इस रेशमी जाल में आकर फंसता है, फौरन सोशल स्पाइडर हरकत में आ जाती हैं। सब की सब फंसे हुए शिकार के चारों तरफ जमा हो जाती हैं। शिकार को रेशम में लपेट लिया जाता है। ये अपने मुंह से ऐसे एंजाइम निकालती हैं जिनसे शिकार पूरा घुल जाता है और उसे पचाना आसान हो जाता है। टोली में किया गया ये कत्ल यही नहीं रुकता। सोशल स्पाइडर की कुछ प्रजातियों में मादाओं की तादाद मर्दों से कहीं ज्यादा होती है। 10 मादाओं में से एक नर। मादाएं सिर्फ शिकार ही नहीं करती, बल्कि वो बच्चों की देखरेख भी करती हैं। वो बच्चों का एक सामूहिक पालना घर जैसा भी चलाती हैं। यहाँ ये अपने मुंह से ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना उलटती हैं, बल्कि बाकी मकड़ियों के बच्चों का भी पेट भरा जाता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, मच्छर, मक्खियां, पतंगे, यहां तक कि झिंगुर भी जाल में फंसते जाते हैं। निशाचर केटीडिड ने कलियों और पत्तियों को सफाचट कर दिया है और अब वो खतरनाक तरीके से मकड़ियों के बिछाए मौत के शिकंजे की तरफ बढ़ रहा है। एक नए दिन का सूरज उग रहा है और भेस बदलकर खुद को बचाने में माहिर ये कीड़ा फिलहाल तो जिंदा बच निकला है। ये केटीडिड अंजीर के पेड़ पर लौट आया है और अब तो इसे 12 घंटे बस आराम ही करना है। दिन यानी आराम। अंजीर के पेड़ के बहुत ऊपर है स्थानीय हाउला मंकी, जो सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं। ये धरती पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले इलाकाई जानवर हैं। इनकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। ये जो गाना है, ये पौ फटने के दौरान गाया जाता है और इलाके का संकेत करता है। ये अंजीर के पेड़ पर नियमित रूप से आने वाले जानवर हैं, पके हुए फलों का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इन बंदरों का ही फायदा है। अंजीर के इस पेड़ को भी हाउला मंकी की जरूरत है। ये बंदर फल को खाकर इसके बीजों को यहां वहां फैला देते हैं। पेड़ों की छत से लेकर थोड़ी कम ऊंचाई तक का हिस्सा इन बंदरों के लिए किराने की दुकान जैसा है। सबसे ज्यादा फल इसी हिस्से में उगते हैं और सबसे ज्यादा बंदर भी यहीं आते हैं। लेकिन ये सिर्फ फल के लालच में यहां नहीं आते।
पेड़ के तने पर ऊपर से नीचे तक ये जो छेद आपको नजर आ रहे हैं, ये शहरी कॉफी हाउस की तरह हैं। रोज सुबह इनमें पेड़ का मीठा जोश देने वाला रस भर जाता है। दुनिया के सबसे छोटे बंदर की ये पसंदीदा खुराक है। ये इतने नन्हे हैं कि इंसान की हथेली में समा जाएं। ये हैं पिग्मी मार्मोजेट्स। ये महज 100 ग्राम के होते हैं, पर इनके पंजे और दांत बड़े धारदार होते हैं ताकि रस के लिए ये छेद बना सकें। ऐसे छेद बन जाएं तो इनसे हमेशा ये पोषक रस मिलता रहता है। यही नहीं, मार्मोजेट अंजीर की गोंद और इसका रेजिन भी खाते हैं, साथ ही इसकी छाल पर मिलने वाले कीड़े मकोड़े भी। ये जो नन्हे बंदर हैं, ये इस पेड़ पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि इससे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। हाँ, अगर इसका रस खत्म होने लगे तभी ये दूर जाते हैं। हर टोली का एक छोटा सा इलाका होता है, 1/3 हेक्टेयर में फैला। ये अपनी सारी जिंदगी इस इलाके में मौजूद गिने चुने पेड़ों पर बिता देते हैं। इनमें से ज्यादातर अंजीर के पेड़ होते हैं। इस वर्षा वन में अंजीर की 100 से ज्यादा प्रजातियां उगती हैं। इनमें से कुछ तो लाखों साल पुरानी हैं और इन्हें खाकर स्तनपायी जीवों और पक्षियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां जिंदा रहती हैं। ऐसा कोई दूसरा ट्रॉपिकल फल नहीं है। एक ही जंगल में अंजीर की इतनी प्रजातियां होने का मतलब यह है कि सभी फल एक साथ नहीं पकते और खतरे में पड़ी एक प्रजाति के लिए यह अच्छी बात है। यह है एक अनूठा जानवर, बॉल्ड वकारी। अजीब भले दिखे, पर इसका ये लाल चेहरा दिखाता है कि ये एकदम सेहतमंद है और ये खुशी की बात है। अमेज़न में जो बंदर रहते हैं, उन्हें मलेरिया और खून पर पलने वाले परजीवी अक्सर घेर लेते हैं। जब किसी बॉल्ड वकारी को बीमारी हो जाती है तो वो पीला पड़ जाता है। अगर इसका चेहरा चटकीला लाल है तो इसका मतलब ये सेहतमंद है और मिलन के लिए साथी तो ऐसा ही चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन परजीवियों वाली बीमारियां कुछ को तो लग ही जाती हैं। इसके अलावा इनके इलाकों का सिकुड़ते जाना और गैर कानूनी शिकार, इन सब की वजह से बॉल्ड वकारीज की तादाद लगातार कम होती चली गई है और अब ये खतरे में पड़ी प्रजाति बन गए हैं। वकारीज के पास एक कुदरती खासियत होती है जो जिंदा रहने में इनकी मदद कर सकती है, और वो है इनके बहुत ही मजबूत जबड़े। ये ब्राजील नट जैसे इतने कड़क छिलके वाले फल भी आसानी से खा लेते हैं, जिन्हें तोड़ना बाकी जानवरों के बस का नहीं होता। इसलिए इनके पास हमेशा खाने को कुछ न कुछ होता ही है। जाहिर है इसका इन्हें फायदा मिल सकता है। हाउलर मंकी की तरह अंजीर का पेड़ इनके लिए किराने की दुकान जैसा नहीं है, ये उनका घर भी है। इस पेड़ और पास पड़ोस की शाखाएं इनकी टोली का इलाका बन गई हैं। इस टोली में करीब 100 मादाएं, बच्चे और मुखिया नर होते हैं। खाने की तलाश में निकलते हुए ये छोटी छोटी टोलियों में बंट जाते हैं, पर बाद में अपने बड़े समूह में वापस आ जाते हैं। बंदरों की कई प्रजातियों में सामाजिक हैसियत के नियम सख्त होते हैं ताकि टोली सही तरीके से कायम रहे। एक दूसरे की इस तरह देखभाल करने से प्यार बढ़ता है। पर ये नर खुश नहीं है। ये अपना दबदबा दिखाना चाहता है। पैर को झटकना और इस तरह उछलना गुस्सा दिखाता है, और फेरोमोन वाले गंध के ये निशान लगाना साफ कर देता है कि ये इस टोली का मुखिया नर है। बॉल्ड वकारी की टोली पेड़ पर मिलजुल कर रह रही है। और पास के ताड़ के पेड़ पर रह रहा है एक बहुत ही सुस्त जीव। ये है टू टोड स्लॉथ।
बंदरों की तरह ये भी अपनी सारी जिंदगी पेड़ों पर बिताता है, लेकिन इसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं एंटीटर और आर्मडीलो। वर्षावन में स्लॉथ जैसा सुस्त जीव और कोई नहीं है। इसे फुर्ती की जरूरत भी क्या है, इसका खाना यहां भरपूर है, वो भी पहुंच में। ये पत्तियां खाता है। पेड़ चाहते हैं कि जानवर उनके फल खाएं और उन्हें यहां वहां फैलाएं। लेकिन पत्तियों की बात अलग है। पत्तियां तो इनका सोलर पैनल है। इस जंगल में पेड़ धूप के लिए होड़ लगाते हैं। ऐसे में पत्तियां ही धूप के सहारे पेड़ का खाना तैयार करती हैं। और ऐसे में पत्तियां खाने वाले जीवों को भगाने के हर पेड़ ने अपने अपने तरीके विकसित कर लिए हैं। ज्यादातर पेड़ों के लिए सबसे अच्छा उपाय है पत्तियों में अजीब से रसायन भर दिए जाएं। ऐसे में स्लॉथ सिर्फ नए नवेले पत्तों को ही खाता है, जिसमें जहर कम होता है, पर इसका एक नुकसान है। नए नवेले पत्तों में उतना पोषण नहीं होता, इसलिए स्लॉथ को लगातार खाते रहना पड़ता है। जब ये खा नहीं रहा होता तो सो रहा होता है। इस तरह इसके पेट में मौजूद 4 कोठरियों को जहर से निपटने और ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थ सोख लेने का समय मिल जाता है। सभी स्तनपायी जीवों में स्लॉथ का पाचन सबसे सुस्त होता है। हालांकि स्लॉथ कुदरत को एक चीज वापस देता है और वो है खाद। हफ्ते में एक बार ये जड़ों की तरफ लौटता है और गंदगी बाहर निकालता है। इसके अलावा एक और काम से ये पेड़ों से नीचे उतरता है। मिलन के लिए साथी की तलाश में। इस नर को पास के पेड़ पर सोती एक मादा नजर आ गई है। 2 उंगलियों वाले स्लॉथ कभी भी प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये मादा इस बांके नौजवान की अदाओं पर अपना दिल खो बैठे। अगर इसका मन ना हुआ तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे अपने नाखूनों से इसे घूंसा मारेगी, पर ऐसा तो करीब आने पर ही हो पाएगा। तब तक इस दिलफेंक आशिक को समझ भी नहीं आएगा कि प्यार का इसका पैगाम कबूल कर लिया गया है या नहीं। इसके लिए इसे जंगल की जमीन पर सफर करना पड़ेगा और इसमें इसे खासी दिक्कत होती है। इसके अलावा जान जाने का खतरा भी है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए स्लॉथ अपना आलस छोड़कर जुट गया है। जमीन पर उतरने के बाद ये सूंघने की अपनी काबिलियत के सहारे पेड़ का रास्ता ढूंढता है। इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति मिनट तक हो सकती है, लेकिन सिर्फ चढ़ने में। जमीन पर तो ये एकदम सुस्त ही रहता है, सुस्त नंबर 1। लेकिन प्यार ने इसे कुछ ज्यादा ही जोश दिला दिया है। जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, आमतौर पर किसी स्लॉथ में नहीं देखी जाती ऐसी रफ्तार। ये सच है कि इतनी रफ्तार से जंगल की जमीन तो जल्दी पार हो जाएगी, लेकिन ये बेचारा जल्दी ही थक कर पस्त भी हो जाएगा। यहाँ आराम करना जानलेवा हो सकता है, इसलिए आगे बढ़ना मजबूरी है। बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, पर पक्का नहीं है कि जिस हसीना पर ये मर मिटा है वो इसे घास भी डालेगी। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पेड़ की ऊंचाई पर एक येलो टफ्टेड वुडपेकर भी बहुत मेहनत कर रहा है। ये अपने लिए एक घोंसला बना रहा है, अपने साथी के लिए भी।
ये पेड़ के तने में छेद कर रहा है और इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है, जिससे सबको पता चल जाता है कि इस पेड़ पर इसका कब्जा हो गया है। वुडपेकर की खोपड़ी में स्पंज जैसी हड्डी होती है जो इतनी जोरदार ड्रिलिंग का झटका सह लेती है। नाखूनों वाली 2 उंगलियां सामने की तरफ और 2 पीछे की तरफ मुड़ी होती हैं, जिससे इसे ऊपर चढ़ने में आसानी रहती है। ये तने पर फंसा रहता है और छेद भी कर पाता है। ये यहाँ इतना सुरक्षित है कि ये नीचे की तरफ पूरा घूम सकता है और छेद का मुआयना कर सकता है। वर्षा वन में नमी की हुकूमत चलती है। इसके नए बने घोंसले में भी परजीवी या सड़न जल्दी ही आ सकती है। ऐसे में अगले साल इसे नया घोंसला बनाना पड़ सकता है। ये कड़ी मेहनत का काम है, पर येलो टफ्टेड वुडपेकर मेहनत से मुंह नहीं चुराता, क्योंकि जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर बना यह घर जंगल के सबसे सुरक्षित घरों में से एक है। पेड़ों पर चढ़ने वाले सांप भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। इस छेद में छिपे चूजों तक हमलावर पक्षी भी नहीं पहुंच पाते। अंजीर के पेड़ पर वर्षा वन का एक सबसे रंगीन पक्षी घोंसला बना रहा है। पेड़ों के इस छतनार हिस्से की डालियों पर लाल और हरे मकौ रहते हैं। ये इस धूप वाले हिस्से में डेरा डालते हैं। मकौ का जोड़ा जिंदगी भर चलता है, पर ये 10 से 30 की टोली में रहते हैं। इस छतनार हिस्से में आसरा तो मिलता ही है, साथ ही फल, गिरियां और कीट भी मिलते हैं, जिन्हें खाकर ये अपना पेट भरते हैं। पर एक जरूरी पोषक तत्व है जो इन्हें पेड़ पर नहीं मिलता, और वो है सोडियम। ये खनिज इंसानों सहित बहुत सारे जानवरों की नसों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है। लगातार बारिश और कम उपजाऊ मिट्टी की वजह से वर्षा वन में सोडियम की कमी रहती है। ऐसे में सोडियम की भरपाई के लिए मकौ एक बड़ा अनूठा काम करते हैं। ये मिट्टी खाते हैं। अमेज़न में नदी के किनारों का भारी कीचड़ सोडियम को अपने भीतर समा लेता है, उसे बहकर जाने नहीं देता। इसलिए कीचड़ में सोडियम काफी मात्रा में मौजूद रहता है, और इसलिए मकौ इसे खाने आते हैं। ये अनूठा बर्ताव इनकी जिंदगी के लिए जरूरी तो है ही, पर यहां जान का खतरा भी है। सोडियम के लिए मिट्टी खाते इन रंगीन पंछियों पर हमला हो सकता है। हार्पी ईगल और हॉक ईगल जैसे शिकारी पंछी चाहे जितनी ऊंचाई पर हों, पर इनकी तेज निगाहें खतरनाक होती हैं। इसलिए टोली में रहने में फायदा है। जितने ज्यादा साथी होंगे, खतरों के लिए उतनी निगाहें चौकन्नी रहेंगी। मकौज तकरीबन तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि करीब 300 साथी आसपास के पेड़ों पर जमा ना हो जाएं। इसके बाद ये गश्त लगाते हैं और हमलावरों की मौजूदगी का पता लगाते हैं। जब पूरी तसल्ली हो जाती है, तभी ये मिट्टी खाने नीचे उतरते हैं। कुछ मकौ निगरानी करते हैं, जबकि बाकी मिट्टी खाते हैं। इस तरह खतरे पर निगाहें बनी रहती हैं और सबकी बारी भी आ जाती है। मकौ के जाने के बाद
उनके एक करीबी रिश्तेदार भी यहाँ आ गए हैं। ये है ब्लू हेडेड पैरट की टोली। ये भी हमलावरों से बचने के लिए बड़ी टोली में यहाँ आए हैं। जब तक जंगल के ये रंगीन तोते दावत उड़ा रहे हैं, चलिए हम चलें टू टोड स्लॉथ के पास, जो सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। लेकिन ये क्या, मादा इसे देखकर हिली भी नहीं। जंगल की जमीन तो पार कर ली, पर एक मुश्किल चढ़ाई अभी बाकी है। लेकिन यहां जल्दी करने का कोई फायदा नहीं। सही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसने झपकी लेने का फैसला किया है, ताकि फिर नए जोश के साथ ऊपर जा सके। इसे पता है कि यह हसीना कहीं नहीं जाने वाली। वैसे भी टू टोड स्लॉथ सोने में चैंपियन होते हैं। एक दिन में ये 15 से 20 घंटे सोते रह सकते हैं। पर आज तो इस नौजवान पर चढ़ा है प्यार का बुखार। एक छोटी सी झपकी के बाद ये चल पड़ा है। एक सुस्त जीव के लिए ये कड़ी मशक्कत है। वरना दिन भर में ये कुछ ही मीटर तय कर पाता है। धीरे धीरे ये अपनी होने वाली प्रेमिका की तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं वो क्या फैसला लेगी। मादा ने इसे देखा। मतलब काम बन गया। इस हसीना का दिल भी इस मेहनतकश नौजवान पर आ गया है। स्लॉथ पेड़ों से इस कदर चिपके रहते हैं कि इनका सब कुछ इसी पर होता है, मिलन भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर टिका रहेगा। मिलन किया और चल पड़ा। 10 महीनों में ये मादा इसी पेड़ की ऊंचाई पर एक बच्चे को जन्म देगी। स्लॉथ के लिए ये पेड़ सब कुछ है। खाना, रहना, मिलन, बच्चे पालना, सब कुछ यहीं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में अंधेरा जल्दी घिर आता है। लेकिन ऊंचाइयों पर सूरज क्षितिज पर एक खास कोण पर डूबता है, इसलिए रोशनी कायम रहती है। लेकिन यहां इक्वेटर के करीब सूरज क्षितिज के सामने लंबवत डूबता है, इसलिए सूरज जल्दी डूब भी जाता है और अंधेरा भी जल्दी छा जाता है। यहां अंजीर के पेड़ पर रात में शिकार और शिकारी दोनों फिर अपने अपने काम में जुट गए हैं। एक ब्लंट हेड स्नेक पेड़ के निचले हिस्से पर मेढकों के शिकार के लिए आ गया है। ज्यादातर सांपों के उलट इसकी निगाहें तेज होती हैं। इसकी विशाल और उभरी हुई आंखें और खड़ी पुतलियां नीचे देखने में इसकी मदद करती हैं और इसलिए घने अंधेरे में इसे शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह होते ही अमेज़न के 300 अरब पेड़ों के साथ साथ अंजीर का ये पेड़ भी जाग जाता है और दुनिया के लिए ऑक्सीजन बनाने में जुट जाता है।
इस पेड़ पर रहने वाले जानवरों की जिंदगी इसके इर्द गिर्द चलते रहने वाला एक अंतहीन नाटक है।